गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसके पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने पहले बताया था कि ये जो चैप्टर है इसको हम लोग टोटल 6 टॉपिक्स में बांट करके पढ़ेंगे। तो पहले दो टॉपिक्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इन दोनों को मैंने पिछली वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। थोड़ा उसको रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर थर्ड टॉपिक से हम लोग इस चैप्टर को आज पूरा देखते हैं और इसको आज समाप्त करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस में उस समय मोनार्ची शासन था, लुई 16 का शासन चल रहा था जो कि एक निरंकुश शासक था। उसके शासनकाल में जनता बिल्कुल भी सुखी नहीं थी। उसके बाद फिर उस समय रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन होने के बाद लुई 16 को एक नेशनल असेंबली के अधीन रखा गया, यानी कि फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनाई गई और वो लुई 16 के जो भी अधिकार थे, राजा के अधिकार थे, उसको वहाँ की नेशनल असेंबली ने कंट्रोल किया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग बदलाव किए गए। फ्रांस में फ्रांस का अलग झंडा बनाया गया, फ्रांस को फादरलैंड की तरह देखा जाने लगा, वहाँ का न्यू एंथम डेवलप किया गया। इस तरीके से फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना का विकास किया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1799 के लगभग में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आता है। वो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जीतता चला जाता है, लोगों का उस पर भरोसा बढ़ता चला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट पर। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस और फ्रांस के बाहर जो उसने प्रदेश जीते थे वहाँ पर वो धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करता है। वो नेपोलियनिक कोड लाता है। नेपोलियनिक कोड में मैंने आपको बताया था कि वो कुछ सामाजिक और नेशनलिज्म से संबंधित सुधार करता है। मैंने उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट दोनों के बारे में आपको बताया था नेपोलियनिक कोड के। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था सेकंड टॉपिक में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो किस किस कारण से स्प्रेड हुई, ये इसमें हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि नेशनलिज्म की भावना बढ़ने का यूरोप में सबसे बड़ा कारण ये था कि यूरोप की जो सोसाइटी थी वही इसको स्प्रेड करने का काम कर रही थी। यूरोप की उस समय की टिल 18th सेंचुरी की सोसाइटी 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी में वैसे लोग आते थे जो कि बहुत अमीर होते थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और वो राजा के संपर्क में रहते थे। पीजेंट्री में गरीब लोग आते थे, गरीब किसान या फिर मजदूर लोग जिनके पास अपनी ज़मीन या फिर पैसे नहीं होते थे, उनके पास कोई अधिकार भी नहीं होता था। ये दो क्लास यूरोप में उस समय थे। लेकिन जैसे ही थर्ड क्लास यूरोप में धीरे धीरे इमर्ज करने लगा, यानी कि न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास के मेंबर्स कैसे थे? तो न्यू मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। उनमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऑफिशियल्स और जो बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन्स और फिलोसफर्स होते हैं वो न्यू मिडिल क्लास के अंतर्गत आते थे। ये लोग हर एक बात पर अपने हर एक अधिकार के लिए सरकार से तर्क वितर्क करते थे, कहते थे कि उन्हें उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। इसके लिए वो लोग रेवोल्यूशन करते थे। तो न्यू मिडिल क्लास के इमर्ज होने से भी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी थी। उसके बाद फिर देखा था हम लोगों ने आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशंस। लिबरल नेशंस का मतलब होता है एक ऐसा नेशन जहाँ पर लोगों को समान अधिकार दिए जाए और उन्हें व्यापार करने या फिर अपने देश में अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उनको पाने का अधिकार होना चाहिए। थर्ड देखा था हम लोगों ने न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 एंड द रेवोल्यूशनरीज। किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज का क्रम बढ़ता चला गया और धीरे धीरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ती चली गई। यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में देख लिए थे। अब हम आज की क्लास में द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यहाँ से थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो द एज ऑफ रेवोल्यूशंस जो है ये एक्चुअली 1830 से 1848 के बीच की जो घटनाएं हुई उसका वर्णन है। इस समय इतने यानी कि टोटल ये 18 ईयर्स में यूरोप में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए ये इसको बताता है। तो इसमें सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, अच्छा एक चीज़ और इसके बारे में है कि ये जो पीरियड है इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया और इसका नाम है द पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप। ये नाम इसको क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय क्या था कि पूरे यूरोप में
एक तरह से यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी तो बहुत खराब चल रही थी। हुआ क्या था, तो 1815 में नेपोलियन हार गया वाटरलू की लड़ाई में। उसके बाद फिर जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे, यानी कि ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रेशिया, ये सब जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे, इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रदेशों को नेपोलियन ने जीता था उनको या तो आपस में बांट लिया, और उसके बाद फिर उन जगहों पर जो वहाँ के पुराने राजा महाराजाओं का जो शासन चल रहा था उसको वहीं पर कायम रखा। यानी कि शासन फिर से पुराने राजा महाराजाओं का लेता है, लेकिन ये राजा महाराजा क्या करते थे, ये जनता की बातों को नहीं सुनते थे, वे सिर्फ अपना फायदा ही देखते थे। इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे जनता गरीब और गरीब होते चली गई, क्योंकि उन पर कर्ज बढ़ता चला गया। और इसके कारण हुआ ये कि लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ क्या हुआ कि इस समय में बहुत ज़्यादा चूंकि राजाओं का शासन चल रहा था और ये राजा जो थे वो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, तो ये ना तो व्यापार को बढ़ने देते थे अपने देश में, और ना ही नई सोच नई तकनीक को आने देते थे। इसके कारण क्या होते चला गया, तो देश में भुखमरी और गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली गई। इस कारण से ये जो पीरियड है यूरोप का, इसको हंगर एंड हार्डशिप पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पीरियड में कई रेवोल्यूशंस हुए, और इन्हीं को हम लाइन से पढ़ेंगे कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए। तो इसमें जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ था वो था जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो कि 1830 में हुआ था। फ्रांस में वहाँ के लोग एक्चुअली बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि 1815 के बाद फिर से बॉर्बन डायनेस्टी शासन में आ गई थी। नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाले थे। वे अपने देश की जो जनता थी और या फिर उनके जो अधिकार थे उनसे देश की जनता के अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था, देश की जनता को। इसके कारण से क्या हुआ, देश का विकास तेजी से हो नहीं पा रहा था। इस कारण से फ्रांस की जनता ने 1830 में रेवोल्यूशन किया, लेकिन इस रेवोल्यूशन को उस समय वहाँ की बॉर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने इसको दबा दिया। उसके बाद फिर जो सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ वो था रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। उस समय ब्रुसेल्स जो था वो नीदरलैंड नामक एक देश है, उसके कंट्रोल में था। वो नीदरलैंड नामक एक देश के कंट्रोल में था। यहाँ पर भी उस समय में रेवोल्यूशंस किया गया, 1832-33 के लगभग में रेवोल्यूशंस किया गया, और इसके कारण से ब्रुसेल्स जो है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। थर्ड जो रेवोल्यूशन हुआ वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821। ग्रीक जो है वो एक बहुत ही प्राचीन देश है, इसका पुराना नाम ग्रीस भी है। तो ग्रीस वहाँ पर पहले रोमन एम्पायर था, तो फिर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन एम्पायर मुस्लिमों से संबंधित एम्पायर है, ठीक है। तो वहाँ उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया, और ये अधिकार करीबन 15th सेंचुरी में किया ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस पर। और 15th सेंचुरी से ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ही रहा। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना करने लगी। इन्होंने सोचा कि हम क्यों किसी के अधीन रह करके अपनी स्वतंत्रता को खो दे। इसके लिए फिर ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया अपने फ्रीडम के लिए। इसका साथ किसने दिया, तो यहाँ ग्रीस के जो पड़ोसी राष्ट्र थे ऑस्ट्रिया और हंगरी, कुछ पड़ोसी राष्ट्र थे, उन्होंने ग्रीस का साथ दिया। और अंततः 1821 में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और लास्टली 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गया। इससे तो ऑटोमन एम्पायर से। तो ये था ग्रीस का ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद फिर फोर्थ रेवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ फरवरी रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1848। अब 1848 में क्या था कि बॉर्बन डायनेस्टी चली आ रही थी वहाँ पर फ्रांस में। उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुइस फिलिप। तो लुइस फिलिप जो फ्रांस का राजा था वो क्या था कि वो भी एक कंजर्वेटिव सोच वाला इंसान था। उसने क्या किया, उसने लोगों पर तरह तरह से अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि पूरा कंट्रोल और पूरा शासन उसके हाथ में था। वहाँ पर फ्रांस में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही दिया गया था 1789 के बाद में, लेकिन वो राजा जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा था। इस कारण से जनता को राजा से बहुत परेशानी हो रही थी। अंततः क्या हुआ, तो 1848 में वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद से फिर लुइस फिलिप को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा, और लुइस फिलिप के भागने के बाद पूरे देश में फिर से
क्या हुआ, नेशनल असेंबली के कंट्रोल में आ गया पूरा देश। और इस बार फ्रांस को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए फ्रांस में एक बार इलेक्शंस हुए पूरी तरह से, और फ्रांस पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ये था फरवरी रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1848। फिफ्थ जो है वो है रोमांटिसिज्म। अब देखो रोमांटिसिज्म जो है ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअली एक विचारधारा है। रोमांटिसिज्म क्या कहता है कि a cultural movement that rejected nationalism by science and reasons, यानी कि ये एक्चुअली कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक एक्चुअली मूवमेंट था ओनली। कैसा मूवमेंट? तो कल्चरल मूवमेंट, जो ये कहता था कि नेशनलिज्म की जो भावना है उसको साइंस और रीजंस यानी कि विज्ञान और तर्क वितर्क से अलग रख करके सोचना चाहिए। यानी कि नेशनलिज्म जो है ये उस तरीके की भावना है जिसको कि आप विज्ञान के सहारे नहीं देख सकते हैं, इसको आपको किसके सहारे देखना होगा? इसको आपको थ्रू आर्ट एंड लव के थ्रू देखना होगा। यानी कि अगर आपको नेशनलिज्म की भावना को अपनाना है या फिर उसकी आइडियोलॉजी को समझना है तो आपको उसके लिए आर्ट एंड लव का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि साइंस एंड रीजनिंग के मदद से आप नेशनलिज्म को समझ सकते हैं। यही कहता है रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो ये था ये जो रेवोल्यूशन और इसके अंतर्गत होने वाले अलग अलग इंसिडेंट। इसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे बना, इसके बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक्चुअली अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दे देगा आपको एग्जाम में, या फिर कभी यूनिफिकेशन ऑफ इटली दे देगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये है जर्मनी का मैप। ठीक है, अब जर्मनी का मैप है और इसके साथ यहाँ 3 देश है। ये अभी वर्तमान में जर्मनी का मैप है और इसके साथ ये जो देश है वो अभी वर्तमान में यहीं पे लोकेटेड है, डेनमार्क, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब ये जो जर्मनी जो है वो पहले तो 300 300 छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, जो कि एक तरह से आपस में यूनाइट तो थे ही नहीं, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को जीतना स्टार्ट किया तो उसने फ्रांस के जो भी 300 जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको भी जीता और उनको साथ में मिला करके टोटल 39 कैंटन्स में बांट दिया। कैंटन्स जो होता है वो छोटे छोटे देश होते हैं, उन्हीं को कैंटन्स कहा जाता है। तो उस समय में तो 39 छोटे छोटे कैंटन्स में उसने जर्मनी को पूरा बांट दिया। और उसको बांटने का उसने जर्मनी को इस तरीके से इसलिए किया ताकि जर्मनी में जो व्यापार वगैरह या फिर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए इसको 39 कैंटन्स में बांट दिया गया। इन कैंटन्स में जो सबसे बड़ा कैंटन था, जो सबसे बड़ा प्रांत था जर्मनी का, वो था प्रशिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लोकेट किया है, प्रशिया। ठीक है, अब प्रशिया जो था वो इन 39 कैंटन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और जब 1815 में नेपोलियन हार गया, जर्मनी से उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो गया, तो फिर पूरा जर्मनी जो था, जो 39 कैंटन्स में बटा हुआ था, तो नेपोलियन को हराने में प्रशिया ने भी मदद किया था और ऑस्ट्रिया ने भी मदद किया था। लेकिन जब 1815 का वियना कांग्रेस हुआ तो उसमें इस पूरे जर्मनी को कंट्रोल करने का अधिकार ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, क्योंकि वो जो सम्मेलन हुआ था वो वियना में हुआ था और जो कि ऑस्ट्रिया में है वियना, तो इस पूरे जर्मनी को कंट्रोल करने का अधिकार ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ये बात जो है एक हद तक ठीक थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि जर्मनी को वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर नहीं पाया आने वाले वर्षों में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पूरे जर्मनी में जो भी कैंटन्स थे, इसके 39 कैंटन्स, उनमें विद्रोह होने लगे। और इस विद्रोह को देख कौन रहा था? तो किंग ऑफ प्रशिया, यानी कि उस समय जो प्रशिया का जो राजा था वो इन विद्रोहों को देख रहा था कि किस तरीके से पूरे जर्मनी में रेवोल्यूशन हो रहे हैं। जो प्रशिया का जो किंग था उसका नाम क्या था? तो कैसर विलियम वन इसका नाम था। इसने क्या किया? तो इसने ये सोचा कि क्यों ना हम पूरे जर्मनी, जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले ये पूरे कैंटन्स हैं, इन सबको क्यों ना यूनाइट किया जाए, क्योंकि जब तक ये अलग अलग आपस में बटे हुए रहेंगे
तब तक नेपोलियन जैसा कोई और भी व्यक्ति अगर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर से आकर के हमारे ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, हमें आसानी से हरा सकता है। लेकिन अगर हम यूनाइट हो जाए, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर ले, तो फिर हमें हराना मुश्किल होगा। यही सोच रखते हुए प्रशिया ने इनिशिएटिव कदम उठाए। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले तो कैसर विलियम वन ने निश्चय किया कि मुझे पूरे जर्मनी को यूनाइट करना है। इसके लिए उसने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसका चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया को नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था, तो ऑटोमन बिस्मार्क था। ऑटोमन बिस्मार्क एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी व्यक्ति था। वो दूर की सोचता था और वो इस चीज़ को समझता था कि जर्मनी के लोग क्या चाहते हैं, उनमें नेशनलिज्म, वो ये भी देख रहा था कि धीरे धीरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है, लोग चाहते हैं आपस में एकजुट होकर रहना। इसके लिए उसने क्या किया, तो उसने धीरे धीरे जो ये 39 कैंटन्स थे, इनको आपस में मिलाना स्टार्ट कर दिया। मिलाया कैसे, तो आपस में बातचीत करके, मित्रता करके धीरे धीरे अपने साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। ये बात ऑस्ट्रिया को हजम नहीं हो रही थी। ऑस्ट्रिया सोच रहा था कि नहीं, ऐसा करने से जर्मनी से मेरा कंट्रोल धीरे धीरे हटता चला जाएगा। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि प्रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में फिर आने वाले वर्षों में ये युद्ध जो है कितने सालों तक चला, टोटल 7 सालों तक चला। लेकिन 7 सालों तक सिर्फ प्रशिया और ऑस्ट्रिया नहीं लड़ रहे थे। इस लड़ाई में फिर फ्रांस और बाद में डेनमार्क भी शामिल हो गया, क्योंकि ये जितना भी एरिया है जर्मनी का, इधर का एरिया डेनमार्क के कंट्रोल में आता था, इधर का फ्रांस के कंट्रोल में, और बाकी पूरा जो एरिया था वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आता था। तो ये तीनों देश मिल करके प्रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन इस पूरे 7 सालों तक ये लड़ाई चला, टोटल 3 वॉर्स हुए, और इसमें लास्टली प्रशिया की जीत हुई। और प्रशिया की जीत होने के बाद फिर जनवरी 1871 में विलियम वन जो था, जो कि प्रशिया का किंग था, उसको पूरे यूनिफाइड जर्मनी का किंग घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली की क्या कंडीशन थी भाई, तो इटली जो था वो पहले आप इस तरीके से देखो, इटली लगभग टोटल उस समय 7 छोटे बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था। कब बटा हुआ था, तो ये लगभग 1850 की बात है। तो उस समय टोटल 7 छोटे बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था। उसमें 4 प्रमुख थे। 4 प्रमुख स्टेट कौन कौन थे, तो एक था नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट जो था ये था आपको ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग, इसको कहा जाता था नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग। इस पर किनका शासन था, तो इस पर जो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के जो सम्राट थे, उन्हीं के वंशज लोग, यानी कि उन्हीं के लोगों का शासन यहाँ पर था, इटली के इस एरिया में। ये जो एरिया था उसको कहा जाता था सेंट्रल पेपल स्टेट, जो कि पोप जो होता है ना, चर्च का सबसे बड़ा पादरी जो होता है ईसाई धर्म का, उसका कंट्रोल यहाँ पर था। ये जो एरिया है इसको कहा जाता था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, या फिर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। सिसिलीज कहने का मतलब ये जो 2 आप ऐसे इस तरीके से देख रहे हो, इसको ही बोथ या फिर 2 सिसिलीज के नाम से इस एरिया को जाना जाता था। तो ये किसके कंट्रोल में था, ये था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में। तो ये 2-3 पार्ट थे, लेकिन ये तीनों ही इटालियन मूल के नहीं थे, या फिर ये जो यहाँ के जो राजा थे, या फिर जो यहाँ के राजा थे, या फिर जो यहाँ के राजा थे, ये तीनों ही इटालियन मूल के नहीं थे, यानी कि इटालियन भाषा या फिर इटालियन लोगों से संबंधित नहीं थे। ये यहाँ पर एक तरीके से अधिकार किए हुए थे। इटालियन लोग यानी कि, या फिर इटालियन भाषा का जो एकमात्र किंग जो था वो था ये, जो यहाँ पर राज करता था पिडमोंट और सार्डिनिया। इन दोनों को मिला करके यहाँ पर ही सिर्फ एकमात्र इटालियन वंशज का शासन करता था, जिसका नाम क्या था, तो विक्टर इमैनुअल II का नाम था। वो चाहता था कि पूरे इटली को यूनिफाई करे, और चूंकि यहाँ पर इटालियन भाषा बोलने वाले लोग अधिक है, तो क्यों ना पूरे इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों को आपस में एकत्रित किया जाए और पूरे एक यूनिफाइड इटली का निर्माण किया जाए। इसके लिए उसने भी क्या किया, तो इसके लिए उसने अपने एक चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी काबूर को नियुक्त किया कि हमें पूरे इटली को यूनिफाई करना है।
अब देखो ये इटली का यूनिफिकेशन विक्टर इमैनुअल II ने स्टार्ट किया, लेकिन इटली के यूनिफिकेशन का योजना किसने सबसे पहले बनाया था? तो योजना बनाया था सबसे पहले गुसेपी मेज़नी। अब याद करो इसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था गुसेपी मेज़नी के बारे में, द रेवोल्यूशनरीज में। इसने क्या किया था? तो इसने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई थी 1830 में, और इस संस्था का काम क्या था? तो पूरे इटली में राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की जो भावना है उसका विकास करना। तो गुसेपी मेज़नी धीरे धीरे फ्रांस में, ये इटली में पहले से ही नेशनलिज्म की भावना का विकास कर रहा था, लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ा रहा था कि हमें पूरा एक राष्ट्र बनना है, आपस में बट करके नहीं रहना है। और इसी चीज़ को आगे रखा विक्टर इमैनुअल II ने, और उसने क्या किया कि अपने एक चीफ मिनिस्टर को नियुक्त किया काबुल को, और काबुल ने क्या किया? तो काबुल ने 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ, इसका नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में जो है इसके साथ लड़ाई लड़ा, और इसमें ये कैबिलो डी काबुल ने इसको हरा दिया और इसको आपस में मिला दिया। इसी के एक साल बाद क्या है? तो 1860 में एक और व्यक्ति आया, इटली के राजा के द्वारा ही नियुक्त एक और व्यक्ति है जिसका नाम है गुसेपी गैरिबाल्डी। गुसेपी गैरिबाल्डी ने क्या किया? तो इसने एक वॉलंटियर्स की सेना बनाई, यानी कि लीडर ये कौन था? तो लीडर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स वैसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से किसी काम को करते हैं, उसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से उस काम को करते हैं, उनको वॉलंटियर्स कहा जाता है। तो इसने एक हथियारों से सुसज्जित वॉलंटियर्स की सेना बनाई, और सेना बना करके इसने ये जो 2 सिसिलीज वाले जो एरिया है ना, इसको जीत लिया गैरिबाल्डी ने। और या इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये और ये एरिया जो है वो विक्टर इमैनुअल II के कंट्रोल में आ गया, और उसकी 1859 तक विक्टर इमैनुअल II के कंट्रोल में आ गया। और 1860 में अगले ही साल विक्टर इमैनुअल II ने अपने आप को पूरे इटली का राजा घोषित कर दिया। लेकिन पूरे इटली का राजा वो उस समय तक बन पाया नहीं था, क्योंकि ये जो एरिया है ये अभी भी किसके कंट्रोल में था? ये अभी भी पोप के कंट्रोल में था। और पोप जो है वो किसके साथ था कंट्रोल में? तो पोप जो है उसको सहायता मिल रही थी यूरोप के अन्य देशों से। अब देखो यहाँ पर जो है पोप को सहायता मिल रही थी ऑस्ट्रिया मेनली फ्रांस से सहायता मिल रही थी। आप याद करो 1871 में क्या था? 1871 में कौन सा लड़ाई लड़ा जा रहा था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा के बीच में लड़ाई लड़ा जा रहा था। तो इस लड़ाई में फ्रांस को सेना की जरूरत थी, तो इसने सेना कहाँ से बुलवाया? इसने सेना यहाँ से बुलवाया, पेपल जो स्टेट है ना, यहाँ से उसने सेना बुलवा करके और फ्रांस प्रशिया के साथ जो लड़ाई था वहाँ पर अपनी सेना को भेज दिया। तो ये एरिया कमज़ोर पड़ गया, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? तो विक्टर इमैनुअल II ने उठाया, और उसने 1870 के लगभग में अपनी सेना भेज करके इस एरिया को जीत लिया। और जीतने के बाद उसके बाद फिर 1871 आते तक पूरा इटली जो है वो यूनिफाइड हो गया, और उसका एक राजा बना जो कि था विक्टर इमैनुअल II। और इस तरीके से ये इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस तरह यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया पूरे किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम लोग 5th टॉपिक पे चलते हैं। 5th टॉपिक क्या है? विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो विजुअलाइजिंग का मतलब किसी नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया जाए, यानी कि उसको दर्शाया जाए। अब देखो व्यक्ति को दिखाना तो आसान है, आप कोई अगर किंग है किसी देश में, तो उसको अगर आपको लोगों के सामने दिखाना है कि अच्छा ये यहाँ का किंग है, तो आप उसके नाम की मूर्तियाँ बनवाओगे या फिर सिक्के बनवाओगे, तब जाकर लोग अधिक से अधिक जानेंगे उसके बारे में कि अच्छा ये है। लेकिन किसी नेशन को अगर आपको दर्शाना है कि ये एक ऐसा नेशन है जिससे हम प्यार करते हैं, ये हमारा नेशनलिज्म की भावना को दर्शाता है ये नेशन, तो उसको आप किस तरीके से दर्शाओगे, यानी कि नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज करोगे, लोगों के सामने लाओगे, ताकि लोग धीरे धीरे अपने नेशन से प्यार कर सकें। तो यही बात कहता है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो उस समय क्या था? तो चूंकि आप लोग जान रहे हो 18th-19th सेंचुरी के लगभग में धीरे धीरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी,
लोग अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगे थे। लोग अपनी भाषा से प्यार करने लगे थे, यानी कि अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। इसी क्रम में अब लोगों ने क्या किया कि अपने राष्ट्र को दर्शाने के लिए एलोगरी अपनाया। एलोगरी होता क्या है? तो एलोगरी होता है व्हेन फ्रीडम, लिबर्टी, नेशनलिज्म इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और थिंग। यानी कि जब ये जो मूल तत्व है, यानी कि फ्रीडम, लिबर्टी एंड नेशनलिज्म, ये सब बातें जब एक इंसान या फिर एक चीज के द्वारा दर्शाई जाए, तब इस पूरी चीज को ही एलोगरी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो राष्ट्र जो है या फिर कोई देश है, उसको एक औरत के रूप में दर्शाया गया, एक वुमेन के रूप में, कि ये एक देश है। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं भारत माता। भारत तो कोई एक देश है, जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हम लोग उसको भारत माता इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग उसके साथ नेशनलिज्म की भावना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करते हैं अपने देश के साथ। इस कारण से उसको माता का दर्जा देते हैं, मदरलैंड का, और इस तरीके से हम अपने देश से अधिक जुड़ पाते हैं। यही बात एलोगरी में आती है। तो उस समय के जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, वो इसी चीज़ को अपना रहे थे अपने देश में, नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए। अपने देश को एक तरीके से एक पर्सन की तरह दिखा रहे थे कि यानी कि हमारा जो देश है एक माता है, यानी कि एक मदरलैंड है, और हमें हमेशा अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। ये चीज़ कही गई विजुअलाइजिंग द नेशन। तो ये था आपका 5th टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म इन एंड इंपीरियलिज्म। सबसे पहले समझो कि इंपीरियलिज्म क्या होता है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। मीन टू से दैट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। यानी कि किसी देश का जो पावर है, उसको अगर पावर या फिर किसी देश की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, किसके थ्रू? मिलिट्री के थ्रू अगर, या फिर अपना शक्ति का प्रयोग करके किसी देश की सीमा को या फिर उसके पावर को अगर बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है साम्राज्यवाद। आसान शब्दों में आप ये समझो कि साम्राज्यवाद होता क्या है। तो एक देश जब दूसरे देश पर अटैक करता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और धीरे धीरे अपनी सीमा का विस्तार करने लगता है, तो ये चीज़ साम्राज्यवाद कहलाती है, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या संबंध है? तो नेशनलिज्म क्या कहता है कि अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान देना, और अपने राष्ट्र की सभी चीज़ों को, चाहे वो नेशनल एंथम हो, नेशनल फ्लैग हो, या फिर राष्ट्रीय भाषा हो, इन सभी से प्यार करना, ये चीज़ कहलाती है नेशनलिज्म। बाद के वर्षों में ये चीज़ देखो, जब नेशनलिज्म का विकास हुआ था यूरोप में, तो उस समय ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, यानी कि अलग अलग राष्ट्र बनते जा रहे थे, लोग अपने देश से प्रेम कर रहे थे, अच्छी चीज़ थी। लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे क्या होता गया कि ये चीज़ और ज़्यादा उग्र होती चली गई, यानी कि लोग अब अपने ही देश को दूसरों से अच्छा समझने लगे, दूसरे देशों से घृणा करने लगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। इसके कारण से क्या हुआ? तो इसी चीज़ ने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया, यानी कि हमारा देश दूसरे देशों से अच्छा है, इसलिए दूसरे देशों पर हम अटैक करके उसको जीत लेंगे। यही चीज़ इंपीरियलिज्म की भावना को धीरे धीरे बढ़ाने लगी। अब इसके कारण क्या क्या इवेंट्स हुए उसको देखो। तो सबसे पहले देखो इंपीरियलिज्म के कारण क्या हुआ कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ पड़ा? तो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा बाल्कन एरिया पर। बाल्कन एरिया क्या होता है उसको समझो। तो जब आप यूरोप का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि वैसी जगह जहाँ पर एशिया और यूरोप आपस की बाउंड्री है, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश आपको दिखेंगे। छोटे छोटे देश बहुत सारे दिखेंगे। कुछ का नाम है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी नामक बहुत छोटे छोटे देश दिखेंगे। ये देश जो है वे एक टाइम में ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होता चला गया,
वैसे वैसे ये देश स्वतंत्र होते चले गए, इंडिपेंडेंट होते चले गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग देश का, यहाँ वहाँ पर अलग अलग देश का निर्माण होने लगा। अब ये जो छोटे छोटे देश जो थे ये आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और एक दूसरे के जो एरिया है उसको हड़पने का कोशिश करते थे। इसके कारण से क्या था कि इस पूरे बाल्कन एरिया पर क्या था, हमेशा टेंशन बना रहता था। और तो ये चीज़ एक तरह से उस समय तक भी कंट्रोल में थी, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल तब हो गई जब इस एरिया को जीतने के लिए बड़े बड़े जो यूरोप के जो देश थे वो आगे आने लगे। क्योंकि बड़े बड़े जो यूरोप के उस समय शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जर्मनी ऐसे जो देश, रसिया जो ऐसे देश जो थे, ये देख रहे थे कि यहाँ पर हम आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि ये देश जो है, छोटे छोटे जो देश है, ये बहुत कमज़ोर है और अगर हम इन पर अटैक करें तो आसानी से जीत सकते हैं, या फिर इनके साथ हम मित्रता करके इनको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े देश जो थे, शक्तिशाली देश, इन्होंने वहाँ पर बाल्कन एरिया पर अपना फ़ायदा देखा और धीरे धीरे यहाँ पर अपना इफेक्ट यानी कि अपना प्रभाव स्थापित करने लगे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि वो जो एरिया था वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यानी कि बाल्कन जो एरिया था, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे, वहाँ पर हमेशा लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो इसी का परिणाम था, जो कि मैं आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 1914 में फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो इसी कारण से बाल्कन एरिया से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। तो ये था आपको पूरा एक चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको हमने टोटल 6 टॉपिक्स में बांट करके पढ़ा और समझा कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का विकास हुआ, कौन कौन से कंडीशंस थे जिसने यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई। सबसे पहले कहाँ नेशनलिज्म की भावना यूरोप में पैदा हुई, उसके बाद फिर कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बाद फिर कैसे अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्र बने और फिर से प्रथम विश्व युद्ध की ओर यूरोप बढ़ गया। इस पूरे चीज़ को हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कमेंट करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।